हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम ट्रायंगल्स के केस बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कुल मिला के 4 केस बेस्ड हम लोग इस वीडियो में कर रहे होंगे। और इनको अगर आपने कर लिया और समझ लिया अच्छी तरीके से तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है इसी तरीके के एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। बट आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है और भी क्वेश्चन करिएगा और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। कहता है विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। यहाँ पे हमारे पास कुछ डायग्राम है। एक मैंने विजय का हाउस बनाया है, एक टावर का है और एक अजय का हाउस है। ठीक है, तो इस तरीके से जो परपेंडिकुलर जा रहे हैं ये घर हैं इनके। अब इसके बाद ही इज़ यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वो एवरेज हाइट निकालने वाला है क्या यूज़ करके? सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका यूज़ करके। करेंगे एक एक करके। उसके बाद कहता है द हाइट ऑफ विजय हाउस इज़ 20 मीटर। जो विजय है ये हो गया, इसके हाउस की हाइट है 20 मीटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे एक शेडो पड़ रही है, सन की रेस पड़ रही है, तो ग्राउंड पे जो इसकी शेडो मिल रही है उसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर। तो ये हो गया 10, इस तरीके से खींच दिया। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों को मैंने मिला दिया है। इन दोनों को मिला के एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप हो गई। ठीक है। सिमिलरली टावर का जो केस है, यहाँ पे हमारे पास फिलहाल ये जो हाइट है ये गिवन नहीं है, इसको मैं स्मॉल h कह रहा हूँ। उसके बाद ये कहता है कि टावर की जो ग्राउंड पे शेडो बन रही है उसकी लेंथ है 50 मीटर, तो वो मैंने बनाई है। ये चीज़ पता नहीं है तो इसको अभी फिलहाल हम लोग इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या क्या पूछ रहा है। इसके बाद कहता है तीसरा और आखिरी, अजय का जो घर है वो हमारे पास गिवन है और उसकी जो शेडो कास्ट हो रही है वो कितनी हो रही है? 20 मीटर हो रही है। तो ये भी हटा देते हैं। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हमारे पास इतनी चीज़ें मेंशन है। ये रहा अजय का हाउस, ये रही उसकी शेडो पड़ रही है ग्राउंड पे, और ये मैंने ज्वाइन करवा दिया, एक ट्रायंगल बन गया। इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है व्हाट इज़ हाइट ऑफ टावर। टावर जो है उसकी हाइट कितनी है? ये रहा टावर, इसकी हाइट होगी ये। ठीक है, स्मॉल h अभी फिलहाल के लिए हम लोग मान लेते हैं। अब ये ट्रायंगल में हमें सिमिलैरिटी वाली जो बातें हैं उनका यूज़ करना है। अब जो दो ट्रायंगल हैं, जैसे विजय और टावर की अगर मैं बात करूं, ये अगर सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगी। तो उसी बातों का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। साइड्स प्रोपोर्शनल यानी कि जो परपेंडिकुलर इसका है घर का 20 अपॉन इसका h इज इक्वल्स टू आ रहा होगा 10/50 के, है ना। यही हमारे पास क्या है, ओरिजिनल जो इनकी डायमेंशंस है वो गिवन है। अब यहाँ से h निकाल लो। h कैसे निकालोगे? ये कैंसिल आउट, 5 इधर जाएगा, 20 इंटू 5 100 हो जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास कितना? 100 मीटर। यूनिट वगैरह आप छोड़ भी सकते हो। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ h की जगह पे 100। ठीक है। अब एक और बात है जो आपको निकाल लेनी चाहिए, क्या कि ये जो विजय है और ये टावर है, इनके बीच में जो साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या आ रही है वो निकाल देते हैं। यानी कि 20/100 इज इक्वल्स टू 10/50 कितना ला के देगा? कैंसिल आउट हो गया 25 से, यानी कि 1/5 ला के देगा। तो प्रोपोर्शनल कुछ इस तरीके से ये निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आगे काम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर। जो टावर की लेंथ है शेडो की वो कितनी होगी अगर जो विजय के घर की शेडो है वो अगर 12 मीटर कर दी जाए। अब देखो यहाँ पे जितना भी अभी आपको नज़र आ रहा है ये है ओरिजिनल डायमेंशंस, या फिर मैं कहूँ ओरिजिनल लेंथ जो क्वेश्चन के हिसाब से गिवन थी स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन वाइज ये कुछ लेंथ वगैरह चेंज करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में विजय के जो शेडो की लेंथ है वो 12 मीटर कह रहा है, तो मैं उसको ब्रैकेट से डिनोट कर दूंगा जो ओरिजिनल नहीं है ना। ये तो इस क्वेश्चन के लिए हमें लेना पड़ रहा है, तो ओरिजिनल वाला भी काम लगेगा और जो नया है वो भी काम लगेगा। इस वजह से मैं दोनों मेंशन कर रहा हूँ। तो 12 मीटर है, हमसे फाइंड आउट करने को कह रहा है कि ये वाली जो लेंथ है शेडो टावर की वो कितनी पड़ेगी। तो ये दोनों मुझे दिए गए हैं, एक तरीके से फाइंड आउट करना है। और ओरिजिनल वाले में देखो कैसे यूज़ होगा, कैसे आप लोग लॉजिक लगाओगे। यहाँ पर हमारे पास बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। 20 का 5 गुना करा 100 निकल रहा है। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा है। 10 का 5 गुना करा तो 5 आ रहा है, 50 आ रहा है। तो यही तो प्रोपोर्शनल भी बन रहा था, है 1/5 बन रहा था। तो वही सिंपल लॉजिक लगाओ, 12 का 5 गुना कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अगर विजय की शेडो घर की 12 मीटर बन रही है तो जो टावर की शेडो है वो हो जाएगी 60 मीटर। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है डी 60 मीटर, वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अजय हाउस। जो अजय है उसके घर की जो हाइट है वो कितनी है वो हमसे मांग रहा है। अब देखो इस केस में हमें सब कुछ ओरिजिनल ले रहे हैं, यानी कि 50, 100, 20, 10 और 20, और ये कितना है ये मुझे निकालना है। तो मैं इसको स्मॉल h मान लेता हूँ।
अब यहाँ पे भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी वाला क्राइटेरिया लगाएंगे। देखो ना 100/h, इसमें ले लेता हूँ 100/h इज इक्वल्स टू 50/20, 50/20 कैंसिल आउट हुआ। ये इधर जाएगा 200 अपॉन में 5 डिवीजन में चले जाएगा इज इक्वल्स टू h, है ना, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे 5h बनेगा, 5 इधर आ गया, h इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 40, 5 4 20, 40 मीटर। तो इसकी जो हाइट है वो आएगी ऑप्शन नंबर बी 40 मीटर। तो इस तरीके से हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों ट्रायंगल की सिमिलैरिटी का यूज़ करा हुआ है। अच्छा, ये हो गया मेरे पास कितना 40। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1/5 निकाला हुआ था इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो ओरिजिनल वाला, वैसे ही इसके लिए भी निकाल लेते हैं। ये कितना है 100/40 इज इक्वल्स टू 50 कितना 20। तो इसको अगर कैंसिल करो और इसको भी कर लेते हैं 2 5 0 20 कैंसिल आउट। ये दोनों ही कितने बन रहे हैं 5/2 का रेशियो मुझे लाकर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों का भी हमने ओरिजिनल निकाल दिया, ये भी काम लगेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर, जब ये टावर 40 मीटर की शेडो कास्ट कर रहा है, अगेन ओरिजिनल से हट रहे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। ये है मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए 40 मीटर। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अजय हाउस, जो अजय है उसके घर की जो शेडो की लेंथ है वो कितनी होगी। तो यानी कि यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लगा के इसको x मान लेता हूँ। तो 40x इनका रिलेशन चाहिए। अब ओरिजिनल जो रिलेशन है वहाँ पे ध्यान दो, जो ओरिजिनल रिलेशन है क्या है 50/20 करो। जैसे यहाँ था ना 20 का हमने दुगना करा था 5 गुना तो 100 मिल रहा है ऐसे करके, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ दुगना या फिर 1/, नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा 50/20 करना पड़ेगा। तो जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है 5/2, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 40/x जब हम लोग कर रहे होंगे, इस केस में भी जो रेशियो है वो 5/2 ही बनना चाहिए, है ना, वही रेशियो तो मेंटेन करवाना है। तो 40/x इज इक्वल टू कितना 5/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा 80 इज इक्वल टू 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 80/5 इज इक्वल टू x। इसको डिवाइड करने पे 5 1 5 6, हमारे पास कितना आ गया 16 मीटर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा 16 मीटर। तो इस तरीके से हमें करना है। तो अगेन हमारे पास ओरिजिनल कौन है और कौन इस क्वेश्चन के लिए हमें नया लेना है, उन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे x हटा के इसकी जगह पे 16 कर देता हूँ। तो 40 और 16 ये दोनों आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी कहता है व्हेन टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर। अगेन सेम वही चीज़ है, अगर टावर 40 मीटर शेडो कास्ट कर रहा है, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ विजय हाउस। अब हमें विजय के बारे में बताना है। यहाँ पे हमारे पास 40 बन रहा है, यहाँ पे विजय की मैं मान लेता हूँ x। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा था। स्टार्टिंग में देखो रिलेशन 10 का कितना कर रहे थे हम लोग 5 गुना कर रहे थे तो 50 निकल के आ रहा था। तो x क्या लिया जाए जिससे भी 5 गुना करने पे मुझे 50 मिल जाए, 40 मिल जाए, है ना। x क्या लिया जाए, यहाँ पे देखो x क्या लिया जाए, मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ, जिससे कि किसी चीज़ को यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करें, x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे 40 मिल जाए। जैसे कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 50 मिल रहा था। सिमिलरली x को किससे मल्टीप्लाई करा जाए, मतलब कि 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि मुझे 40 मिल जाए। तो हो गया ना, x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, 5 डिवीजन में चले गया। तो यानी कि 8 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो जब टावर की लेंथ शेडो की 40 मीटर है, तो जो विजय के घर की शेडो है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 8 मीटर है। तो ये सब कुछ हमारे पास निकल चुका है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ताकि कन्फ्यूजन हमें बिल्कुल ना हो। तो आपको भी एज इट इज़ नोट करना है, तो इसे नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है रोहन वांट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉन्ड ड्यूरिंग द विजिट टू हिज नेटिव। जब वो अपने घर गया तो वो वहाँ पे एक पॉन्ड मिला उसे जिसकी वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला था। ये जो मैंने रफ फिगर सा बनाया हुआ है ये पॉन्ड का है। तो इसकी जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक ये उसे फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्या दिमाग लगाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि जो ट्रायंगल वगैरह हम लोग पढ़ रहे होते हैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो हम लोग इसकी लेंथ निकालने वाले, किसकी, पॉन्ड की। कैसे, देखो उसने क्या करा, ही मार्क्स पॉइंट ए एंड बी ऑन अपोजिट एजेस ऑफ अ पॉन्ड एज शोन इन फिगर। जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, ये अपोजिट एजेस हो गई ए और बी, इस तरीके से इसने इसको मार्क कर दिया। उसके बाद टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है ना, यही तो ए और बी निकालेंगे कि पॉन्ड की लेंथ कितनी है, इसी से पता चलने वाला है। तो उसने क्या करा, ही मेक्स अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। उसने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, क्या करके, एक रोप को यूज़ करके। कैसे करा, उसने बी को कनेक्ट करा एक सी पॉइंट से, यहाँ जाके एक रोप खींच दी इतनी, ठीक है।
कितनी है 12 मीटर है, ये गिवन है हमारे पास। उसके बाद कहता है उस सी से वो सीधे गया इधर की डायरेक्शन पे और यहाँ पे मार्क कर दिया डी को, ठीक हो गया। ये कितना मीटर लिया उसने रोप, 40 मीटर लिया। उसके बाद डी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए की तरफ गया और ये कितना खींचा रोप, 30 मीटर। तो इस तरीके से उसने कंप्लीट करा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता है, ये पता है, ये भी मालूम है, ये नहीं पता, इसका हम लोग पता लगा लेंगे। किसका यूज़ करके, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम तो है ना। दूसरा ट्रायंगल है क्या यहाँ पे जो सिमिलैरिटी का यूज़ करेंगे, नहीं है। तो हमें क्या करनी है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 90 डिग्री के अपोजिट जो भी होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमें इसी बात का यूज़ करना है। अब देखो तो यही सब कुछ इसमें गिवन है। एंगल एडीसी 90 डिग्री है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन खत्म, क्वेश्चन शुरू। सबसे पहला कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड, कौन सी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिमिलैरिटी नहीं, 2 ट्रायंगल होने चाहिए थे, 2 नहीं करेंगे। थेल्स थ्योरम बिल्कुल नहीं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये भी नहीं होगा, है ना। एरिया वगैरह की बात कहाँ से आ गई, हमें तो लेंथ निकालनी थी। तो जो सी है पाइथागोरस थ्योरम, उसकी हम लोग बात कर रहे होंगे और उसी से इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डिस्टेंस ए सी, ए सी कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है। देखो ये ए है, ये सी है, ये कंप्लीट कितना होगा वो हमसे डिमांड कर रहा है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ए से लेकर बी तक, ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होंगे। पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेन्यूज है, तो 12 + x ये कंप्लीट लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों की लेंथ का स्क्वायर का सम हो जाएगा, है ना। 30 का स्क्वायर, बड़ा ही सिंपल है। ये हो जाएगा हमारे पास 1600 प्लस ये हो जाएगा 900, इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 2500। तो 12 + x, देखो 12 + x है क्या, ए सी ही तो है, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 के बराबर। तो ए सी कितना आ गया, हमारे पास आ गया 50, है ना, 50 आएगा। तो ये इसकी लेंथ निकल के आएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़े बहुत चांसेस हैं गलती होने के, वो इसी में होंगे कि हमको एक्स तो नहीं निकालना, ऐसा नहीं सोचना। अभी फ़िलहाल हमें एक्स नहीं निकालना, हमें कंप्लीट ए सी निकालना था, तो इस वजह से सिर्फ 50 लिखेंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगला देखो, विच इज़ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, इनमें से कौन है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। यानी कि कुल मिला के हमें ये बताना है कि पाइथागोरस की जो थ्योरम है, जो हमसे कहता है यही वाला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कौन इनमें से ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा है। सिंपल है, आसान है। आपको एक बात तो पता है, जो हाइपोटेन्यूज होती है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से या तो बराबर रहती है या फिर बड़ी रहती है ना। यही सेम चीज़ हो रही होती है, कभी भी छोटी नहीं होती। तो ये जो 25 नज़र आ रहा है इसमें, यहाँ पे मुझे 17 नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो 13 नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो 28 नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे हाइपोटेन्यूज का काम करने वाले हैं। और जो बाकी हैं उन पे चेक कर लेते हैं। देखो 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, क्या ये हमारे पास 625 ला के देता है। देखो 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, इन दोनों को ऐड करना 625 मिलेगा और फिर इसका अंडर रूट कर देना, वो मुझे ला के देगा कितना 25, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका भी तो ए सी का स्क्वायर करना होता है ना, किसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, लॉजिकल है, बिल्कुल सिंपल है। 15 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, है ना। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 8 जा स्क्वायर 64, 5 + 4 9, 6 7 8 2, ये तो आ रहा है कितना 289। रूट कितना आता है हमारे पास 17 होता है, 17 का स्क्वायर करोगे 289, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें निकालना था कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो ए कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है, इसका भी आ रहा है ना, इसको ऐड करोगे 625 25 मिल रहा है, ये दोनों कर रहे हैं। आखिरी वाला देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, इन दोनों को ऐड करोगे 169 होगा और वो किसके बराबर होता है 13, यानी कि अंडर रूट करने पे। तो ये वाला भी कर रहा है, बस आखिरी वाला बचा जो नहीं करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो बस सिंपल है, इसी तरीके से हमें सॉल्व करने, कैलकुलेशन है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हमसे कहता है अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ए बी, ए बी कितना है वो निकालो। ए बी का मतलब एक्स, एक्स अब की बार मुझे चाहिए। देखो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देखो ए सी 50 आया था, है ना, ए सी 50 आया था, ए सी 50 यानी x + 12 = 50, तो बस x निकाल लो, कितना हो गया 50 - 12 38 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड, यहाँ पे गलती कर सकते हैं बच्चे, हमें बताना है कि रोप की लेंथ कितनी है।
तो जल्दीबाजी में 30 + 40 + 12 या फिर ये कंप्लीट 50 मत करना, ये रोप नहीं है, ये तो एज्यूम कर रखी है इस डिस्टेंस को, है ना। ये वहाँ पे जाके रस्सी नहीं खींची गई है। रस्सी खींचनी कहाँ से शुरू करी थी? बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से, क्वेश्चन पढ़ लो चाहे तो 30 + 40 + 12 ये बनेगा हमारे पास 82, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो गलती होने के चांसेस थे यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, तो मैंने बता दिया है, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं करना है। तो इन चीज़ों को नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्केल फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिन भी बच्चों को स्केल फैक्टर समझ में नहीं आया, या फिर जिन लोगों ने पढ़ा था समझ में नहीं आया, या फिर इससे पहले बिल्कुल भी कहीं नहीं सुना है, तो इस वीडियो को देख लेना कंप्लीट, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, चांसेस है। क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर इशू करा था, वहाँ से स्केल फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्केल फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। तो वही कॉन्सेप्ट मैं सबसे पहले क्लियर करवाऊंगा, और यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी है, स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शेप, यहाँ से शुरू होके स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ इन इमेज अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, ये जितनी भी बातें हैं इन सभी को एक ही एग्जाम्पल के साथ मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ये कंप्लीट थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही आपको ध्यान में रखना और वही चीज़ें नोट करनी है। क्या है, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कुतुब मीनार है, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर है हमारे पास उतना बड़ा। आपसे बोला गया कि उसकी एक पिक आपको बनानी है, आप कुतुब मीनार के सामने बैठे हुए हैं, आपको एक पिक खींचनी है या फिर बनानी है, कुछ भी करो आप लोग, चाहे फोटोग्राफ खींचो या फिर उसको स्केच की मदद से बनाने की कोशिश करो। आप एग्जैक्ट उतने साइज़ का तो उसे बना नहीं रहे होगे, है ना, बनाना कुतुब मीनार ही है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट तो है। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये दो ट्रायंगल हो गए, अगर इनके हमारे पास शेप चेंज होगी, ऑफ कोर्स सॉरी शेप चेंज नहीं होगी, बट जो साइज़ हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कुतुब मीनार हमारे पास बड़ा है ना, ये मान लो एक तरीके से, और जो आप फोटोग्राफ में या फिर आप स्केच से ड्रॉ करोगे वो छोटा रहेगा उसके कंपैरिजन में, बट शेप तो चेंज नहीं करोगे ना, तभी तो कुतुब मीनार लगेगा। तो शेप चेंज नहीं करने वाले, तो यानी कि वो जो दो फिगर आपको नज़र आएंगी, एक एक्चुअल का ऑब्जेक्ट और जो आप बनाने वाले हो या तो पिक में या फिर आप लोग उसकी स्केच ड्रॉ करोगे, तो वो उन दोनों में डिफरेंस रहेगा साइज़ का, बट वो सिमिलर होंगे दोनों, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आती है। तो स्केल फैक्टर क्या होता है, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। स्केल फैक्टर, सपोज दैट मैंने कुतुब मीनार के केस के लिए ले लिया 1 सेंटीमीटर अपॉन में कितना, अपॉन में मैंने ले लिया, चलो ले लेते हैं 150 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर इसको 1/150 भी कहते हैं, तो कैसा भी बोलो, यूनिट लगाओ नहीं लगाओ। स्केल फैक्टर कहता है, ये रहा, इज इक्वल्स टू लेंथ इन मॉडल या फिर पिक, जो आपने पिक खींची या फिर मॉडल लिया या फिर मॉडल आपने बनाया, स्केच से बनाया या फिर किसी भी तरीके से बनाया, तो उसकी लेंथ अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ नज़र आएगी उस ऑब्जेक्ट की, उसका रेशियो कह सकते हो या फिर उसका डिवीजन कह सकते हो। इस बात को मैं इससे कंक्लूड करता हूँ, 1 सेंटीमीटर यानी कि आपने जो पिक ली या फिर आपने जो स्केच ड्रॉ करा, वहाँ पे जो आपने कुतुब मीनार बनाया, उसमें 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो बराबर किसके होगी, 150 सेंटीमीटर के जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यानी कि ओरिजिनल बिल्डिंग है कुतुब मीनार की। कहने का मतलब आपकी फ़ोटो में या फिर आपके स्केच में जो 1 सेंटीमीटर कुतुब मीनार नज़र आ रहा है, वो एक्चुअल में जो आपको नज़र आएगा, एक्चुअल में यानी जो आंखों से आप लोग देखोगे उस स्ट्रक्चर को, वो कितना बड़ा होगा, 150 सेंटीमीटर बड़ा होगा। तो सारा खेल इसी चीज़ का है। स्केल फैक्टर बस इतनी सी बात है, लेंथ इन मॉडल या फिर पिक आप इस तरीके से समझना। मैं जानता हूँ जो आपको गिवन रहेगा, जो डेफिनेशन गिवन है, पूरी बात जो आपको नज़र आ रही है, उसमें आपको स्केल फैक्टर कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट आप लोग इसको ऐसे समझो, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा और आप अप्लाई करना भी ज़्यादा जल्दी तरीके से सीख रहे होगे। क्या है, लेंथ इन मॉडल या फिर पिक, आपके पास जो भी मॉडल है या पिक है उसकी लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो आपको वो एक्चुअल में नज़र आने वाला है, दैट्स इट। ये होता है स्केल फैक्टर। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात सीख लो यहाँ पे, अगर कोई दो फिगर मेरे पास सिमिलर हैं, इसके बाद की भी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे गिवन है, मैं रीड कर लेता हूँ उसके बाद बताऊँगा। कहता है, इफ़ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रिवाइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर। अगर एक कोई शेप है उसको रिवाइज करा गया, यानी कि उसकी जो साइज़ वगैरह में उसको छेड़छाड़ करी गई, बट जो शेप है वही रहने दिया, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर ही है। वही केस हो गया कुतुब मीनार वाला, एक ओरिजिनल पड़ा हुआ है आपके पास
जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है और आपने एक पिक वगैरह खींच ली उसकी या फिर स्केच ड्रॉ कर दिया, दोनों सेम बात है, शेप दोनों के सेम रहने वाले, तो वो भी सिमिलर होंगे। और जहाँ सिमिलरिटी वाली बात आएगी वहाँ पे स्केल फैक्टर वाली बात भी आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, कहता है ये बात है, हेंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अनदर आफ्टर अ, एक शेप दूसरी शेप के सिमिलर तब होगी जब उसको रिसाइज कर दिया जाए, है ना, रिसाइज कर दिया, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको फ्लिप कर दिया जाए, इसको घुमा दूँ, इनको मैं पलट दूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये सिमिलर रहेंगे। या फिर मैं फ्लिप कर दूं, वही पलटना, स्लाइड कर दूं, घुमा दूं, इसको आगे तक घसीटते हुए ले जाऊं, स्लाइड कर दूं, या फिर टर्न कर दूं, पलट दूं इनको, अभी ये चेहरा नज़र आ रहा है इसके पीछे वाला आगे कर दूं, कोई फ़र्क नहीं होने वाला, शेप हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है, इन द फोटोग्राफ बिलो, यहाँ पे अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ नज़र आ रही है। अच्छा, पहले मैं ये कंक्लूड करवा लेता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास सिमिलरिटी किन किन केसेस में नहीं होती है। अगर आपने वो फिगर फ्लिप कर दिया, वही सेम बात जो अभी यहाँ पे लिखी है, वही मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करे, क्योंकि एक मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे छूट गया। अगर आप मिरर इमेज भी देख रहे हो ना, यहाँ पे आप अगर एक मिरर इमेज लगा देते हो, ठीक है, मिरर इमेज लगाते हो, मैंने मिरर खड़ा कर दिया, इसकी फ़ोटो देखूंगा तो एग्जैक्ट इसी साइज़ का, है ना, इसी साइज़ का और यही ट्रायंगल मुझे नज़र आने वाला है। देखो साइज़ बड़ा छोटा नहीं होने वाला, बट इसी साइज़ का और यही शेप का ट्रायंगल मुझे नज़र आएगा, तो वो भी क्या है, सिमिलर ही है। तो अगर आप मिरर इमेज देख रहे हो तो सिमिलरिटी नहीं खोएगी, स्केल फैक्टर देख रहे हो तब भी सिमिलरिटी नहीं खोएगी। स्केल फैक्टर यानी आप स्केल फैक्टर की ये रेशियो की मदद से आप वो डायग्राम बना रहे हो या फिर वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो। देखो कहाँ खोई थी हमारे पास, स्केल फैक्टर ही तो निकाला हमने, क्या कहा, 1/150 का। मैंने कहा मेरे पास एक ओरिजिनल कुतुब मीनार है और एक मैंने स्केच ड्रॉ करा है, तो इनकी सिमिलरिटी तो नहीं खोई ना, सिमिलरिटी नहीं खोई, शेप सेम था, साइज डिफरेंट थे, साइज डिफरेंट थे, इस वजह से सिमिलरिटी नहीं खोई। दूसरा, ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो कुछ इस तरीके का, तब भी हमारे पास उसकी सिमिलरिटी नहीं खोने वाली, क्योंकि शेप चेंज नहीं हो रहा है। तो इतनी सारी बातें आपको बेहद अच्छी तरीके से नोट डाउन करनी है, बस ये शॉर्ट में आप लोग इतना नोट डाउन कर लो, आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व या फिर लिख लेना अपनी नोट्स कॉपी में, ठीक है। स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, इस चीज़ को मैं भी फिलहाल रहने देता हूँ, काम आएगी हमारे पास। क्वेश्चन हमसे यहाँ पे शुरू हो जाता है, हमसे कहता है इन द फोटोग्राफ बिलो, एक ट्रेन की फोटोग्राफ आपको नज़र आ रही है, शोइंग द साइड व्यू ऑफ अ ट्रेन इंजन, ठीक है, ट्रेन इंजन है, स्केल फैक्टर इज़ 1/200, ध्यान से देखो हमें स्केल फैक्टर गिवन है 1/200 और ये सेंटीमीटर में गिवन है। आगे हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, वहाँ पे नज़र आएगा सेंटीमीटर में। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहने का मतलब है, जो आपके पास फोटोग्राफ एक्चुअल में नज़र आ रही है और जो बंदा वहाँ पे खड़ा था, जो उस इंजन को एक्चुअल में देख रहा था, उनके बीच में कितना डिफरेंस है कि उस फोटोग्राफ में अगर आप 1 सेंटीमीटर लेंथ देखते हो उस ट्रेन की, तो वो बराबर किसकी होगी, वो जो ओरिजिनल हमें दिख रही थी ट्रेन, वो कितनी होगी, 200 सेंटीमीटर की होगी। तो फोटोग्राफ में 1 सेंटीमीटर जितना है, वहीं ओरिजिनल में वो ट्रेन का इंजन 200 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये है स्केल फैक्टर का मतलब। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ क्लियर होगी। आगे बात करते हैं। आगे कहता है दिस मीन्स दैट, वही चीज़ एक्सप्लेन करने वाला है जो मैंने आपको कर दी है ऑलरेडी। दिस मीन्स दैट लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो 1 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू या फिर अबव करस्पॉन्ड टू अ लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर, वो ओरिजिनल ट्रेन के 200 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, ओरिजिनल जो हमारे पास ट्रेन का इंजन है वो तो काफ़ी लंबा होता है, तो 200 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर द एक्चुअल इंजन। द स्केल कैन ऑल्सो भी रिटन एज द रेशियो ऑफ 2 लेंथ। तो ये जो स्केल फैक्टर नज़र आ रहा है, इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रेशियो है, ठीक है, वो सेम बात है। आगे बात करते हैं, हमसे क्वेश्चन कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ मॉडल इज़ 11 सेंटीमीटर, मॉडल जो आपके पास फोटो नज़र आ रही है ना, उसी की बात कर रहा है, चाहे मॉडल का है या पिक का है, ठीक है, ध्यान से देखना। वो कहता है कि अगर मॉडल की लेंथ 11 सेंटीमीटर है पूरी, यानी कि वो जो फोटोग्राफ आपको नज़र आ रही है, इसकी जो लेंथ है, कंप्लीट जो ट्रेन नज़र आ रहा है इंजन, ये आपके पास पूरा 11 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर जो नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअल में है कितना, 11 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ। ये तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से थे ना, तो अगर 11 सेंटीमीटर होगा तो क्या बात है, देखते हैं। तो कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ मॉडल इज़ 11 सेंटीमीटर देन द ओवरऑल लेंथ ऑफ इंजन इन द फोटोग्राफ अबव इंक्लूडिंग द कपलिंग्स यानी कि जो इंजन है और जो पीछे के डब्बे हैं उनको ज्वाइन करता वो जो नज़र आ रहा है, उस चीज़ की बात कर रहा है, वो हमारे काम का नहीं है, वो सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाएगा। वो कहता है कि जो ओवरऑल लेंथ नज़र आ रही है, ओरिजिनल ओवरऑल लेंथ नज़र आ रही है, वो कितनी होगी। तो मेरे पास 11 सेंटीमीटर लेना है, अपॉन मुझे x फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल लेंथ कितनी नज़र आ रही है 11 सेंटीमीटर के लिए, वो चाहिए। देखो अगर 1 सेंटीमीटर
200 सेंटीमीटर के बराबर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 सेंटीमीटर मुझे फोटोग्राफ में नज़र आ रहा है और ओरिजिनल 200 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि 200 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई ही तो करा है 1 को। और अगर अभी केस उसने चेंज कर दिया, अगर 11 सेंटीमीटर है कहता है, तो जो ओरिजिनल नज़र आएगा वो कितना आएगा, इसी को ध्यान में रखना है। ये जो स्केल फैक्टर गिवन है ना क्वेश्चन में, इसी को ध्यान में रखना है, इसी के करस्पॉन्ड बनाना है। तो मैं उस 200 को इस 11 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा क्या, बिल्कुल कर दूंगा। सिमिलर जैसे यहाँ 1 से 200 को मल्टीप्लाई करा, 200 सेंटीमीटर ओरिजिनल में नज़र आएगा। और अगर फोटो में ये जो फोटो नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे वो जो ट्रेन है वो 11 सेंटीमीटर की नज़र आ रही है, तो ओरिजिनल उस ट्रेन की लेंथ कितनी है वो मांग रहा है। तो इस 11 को मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 2 22, 00 सेंटीमीटर में आया है ये भी, ठीक है। वह हमने 11 सेंटीमीटर लिया था, तो ये भी सेंटीमीटर में आया। अब अगर आप ऑप्शंस में नज़र आओगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन गिवन नहीं है। तो इस 2200 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ, यानी कि इसको मैं सिंपली 100 से डिवाइड कर दूँ, है ना, 100 से डिवाइड कर दूँ, तो ये चेंज हो जाएगा 22 मीटर में। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है 22 मीटर, वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो अगेन स्केल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा से रिवाइंड करो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें समझ में ना आए। मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है, तो नोट डाउन ज़रूर कर लेना। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉलीगन है, ट्रायंगल हो जाए या फिर स्क्वायर हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी सिमिलैरिटी कब अफेक्ट नहीं होगी। अभी अभी मैंने सारे पॉइंट लिखा हुए हैं, देख लो इसमें से कौन से। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, बट ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजेंटली, अगर फ्लिप्ड कर दिया हॉरिजेंटली तो अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। व्हाट विल अफेक्ट कौन करेगा कह रहे हैं, तो फ्लिप्ड कर दिया तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा। डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, यानी स्केल फैक्टर की मदद से निकाला तब भी अफेक्ट नहीं करेगा, अभी भी समझाया था। ट्रांसलेट अगर कर दिया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब भी अफेक्ट नहीं करेगा। अगर वो मिरर इमेज नहीं है, देखो यहाँ पे हमारे पास था कि अगर मिरर इमेज है तो अफेक्ट नहीं करने वाला, बट यहाँ पे कह रहा है मिरर इमेज नहीं है। अब मिरर इमेज नहीं है तो क्या है हमें नहीं पता, बट यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सबसे हटके है, यानी कि ये बात से हमें कंफर्म नहीं आ रही है कि ये हमारे पास सिमिलर बनेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप मेंशन कर लेना ऑप्शन नंबर डी, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एक्चुअल विड्थ ऑफ डोर इफ द विड्थ ऑफ डोर इन फोटोग्राफ इज 0.35। करते हैं, अगेन स्केल फैक्टर से रिलेटेड है, इसको हटाता हूँ। मेरे पास जो स्केल फैक्टर है वो 1/200 का स्टिल गिवन है। वो कहता है कि जो एक्चुअल विड्थ है डोर की, ट्रेन की जो एक्चुअल विड्थ है डोर की, वो बताओ कितनी होगी। अगर जो फोटोग्राफ में डोर है वो नज़र आ रहा है 0.35 सेंटीमीटर, कहाँ है, ये रहा 0.35 सेंटीमीटर, मुझे ऊपर लिखना चाहिए ना, ये मेरे पास लेंथ इन मॉडल या पिक कहता है। अपॉन मुझे कितना निकालना है, x मुझे फाइंड आउट करके देना है, ठीक हो गया। अब ये जो रेशियो आपको नज़र आ रहा है ना, इसने क्या रेशियो मेंटेन करना है, ये वाला रेशियो मेंटेन करवाना है इसको, है ना, ये वाला रेशियो। तो क्या 0.35/x इज इक्वल्स टू 1/200 लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों का यानी कि x मुझे ऐसा चाहिए जिनका डिवाइड करने पे मुझे 1/200 मिले, तो वो मिलने के लिए मैंने इक्वल्स टू रख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 35 × 2, 5 × 10, 3 × 70, 1 2 2 0 ये आएंगे, पॉइंट लगेगा तो 70, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 70 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर तो हमारे पास ऑप्शन में गिवन है नहीं, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 70/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7, तो 0.7 मीटर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 0.7 मीटर। तो इस तरीके से हमें लिखना है, निकालना है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू सिमिलर ट्रायंगल हैव अ स्केल फैक्टर 5:3, अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है उनका स्केलर फैक्टर हमारे पास गिवन है 5:3। पहले तो मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बढ़ने वाली है। तो स्केल फैक्टर हमने समझ लिया है, ये हट गया और ये चीज़ भी हट गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इफ़ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर 5:3। अगर मेरे पास कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है और उनमें स्केलर फैक्टर है 5/3 का, ठीक है। इसके बाद हमसे कहता है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल इज इट ट्रू। यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ABCD MCQs गिवन है, चॉइसेस, इनमें कौन सी बात सही होगी हमें वो बतानी है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक सिंपल सा आपको रिजल्ट जो है वो मैं बता देता हूँ। देखो क्या
हमारे पास अगर कोई दो ट्रायंगल है जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, ये सिमिलर हो गए, ठीक है, यही कह रहा था वो। अब यहाँ पे ये जो एल्टीट्यूड है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इनकी बात करता हूँ। अगर ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हैं तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होंगी, है ना। इसको लिख लेता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में कितना, पी आर। तो ये सब कुछ हमारे पास इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ मिली, ये ओरिजिनल जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं, इस वजह से ये आ रहा है एंगल बी और एंगल क्यू के बराबर होगा, ये भी हो रहा है, ये 90 डिग्री है। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर रहेगा ट्रायंगल पी क्यू एस के। देखो कैसे, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है बाय सिमिलैरिटी ऑफ दीज ट्रायंगल्स, है ना, ठीक है, यहाँ से निकल के आ रहा है। एंगल डी एंगल एस के बराबर है, तो ए एक क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये जो एल्टीट्यूड नज़र आ रहे हैं इस ट्रायंगल के, कितना, ए डी अपॉन पी एस, क्या ये बराबर नहीं होगा ए बी अपॉन पी क्यू के? बिल्कुल होगा, है ना। ए बी अपॉन पी क्यू, ये रहा, इस ट्रायंगल की छोटे वाले की बात कर रहा हूँ। ए बी अपॉन पी क्यू करूँ या फिर पी क्यू अपॉन ए बी करूँ, बात एक ही है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एस भी होगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ। बट समझो, ए बी अपॉन पी क्यू है कितना, 5/3 है, नहीं है, उसने बोला हुआ है ना, जो ओरिजिनल हमारे पास ट्रायंगल है, जब ए बी अपॉन पी क्यू ले रहे हो तो 5/3 का स्केल फैक्टर आएगा। तो ए डी अपॉन पी एस भी कितना होगा, 5/3 ही होगा, बराबर आ गए, है ना, स्केल फैक्टर बराबर आ गया इसका भी, 5/3। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रेशियो जो पैरीमीटर है कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे मीडियन की बात कर रहा है उसका भी कोई रिलेशन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है उसका भी कोई रिलेशन नहीं है, जो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि कहता है 25/15 होगा, 25/15 होगा, वो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, वो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। देखो कैसे, हमारे पास 5/3 नज़र आ रहा है, इसको 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 25/15 ही तो बनाने वाला है। वो बस ऑप्शन को कुछ नए तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है, रेशियो को, ताकि कन्फ्यूजन हो। बट हमारे पास स्टिक रहना है कि अगर मेरे पास कोई दो ओरिजिनल ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हैं, उनके स्केल फैक्टर गिवन है, तो उनका जो अल्टीट्यूड खींचा जा रहा है उनका भी सेम स्केल फैक्टर निकलने वाला है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है आपको। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास फोर्थ वाले का, वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होगा। आखिरी वाला देख लो, 8th वाला। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ऑलरेडी, ए डी ई, इस तरीके से डायग्राम गिवन है, हमसे कहता है एक्स की वैल्यू फाइंड करके दो, ठीक है। अब देखो इस वाले में ये जो ए बी सी है ना, ए बी सी ट्रायंगल, ये सिमिलर रहेगा ट्रायंगल ए डी ई के। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चला, देखो ना, एंगल ए जो है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो कॉमन हो गया, ठीक है। एंगल बी और एंगल डी दोनों 90 डिग्री हैं तो ये भी हो गया, तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए, ठीक हो गया, आसान है। सिमिलर हो गए तो इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि ये जो इसकी हाइट है छोटे वाले ट्रायंगल की, एक्स अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट का रेशियो हो जाएगा, यानी एक्स अपॉन x+4 है ना, x+4 ये बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट है, इज इक्वल्स टू ये बराबर होगा, ये छोटे वाला जो बेस है 3 अपॉन छोटा वाला जो ये है 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x इज इक्वल्स टू 3x + 4 3 = 12, ये इधर गया कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 3 उधर गया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काम करना है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस क्वेश्चन में, इसे नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी है इस वीडियो का। कहता है सीमा प्लेस्ड अ लाइट बल्ब एट अ पॉइंट O ऑन अ सीलिंग एंड डायरेक्टली बिलो इट प्लेस्ड अ टेबल। नाउ शी पुट अ कार्डबोर्ड ऑफ शेप ABCD बिटवीन टेबल एंड लाइटेड बल्ब। यहाँ पे कुल मिला के बात इतनी है, ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, कुछ टेबल रही होगी, मान लो अभी बनाई नहीं है मैंने, उसके ऊपर ये कार्डबोर्ड है ABCD, इसकी सारी डायमेंशंस गिवन है। ऊपर से उसने एक बल्ब ड्रॉ करा, मतलब कि जलाया, तो इस कार्डबोर्ड की जो परछाई है टेबल पे पड़ेगी, ऑफ कोर्स बिल्कुल पड़ेगी, तो वो भी क्या होगा, कार्डबोर्ड शेप का ही तो होगा, शेप सेम रहने वाला है, साइज़ भले ही डिफरेंट हो, है ना, तो यानी सिमिलर होने वाला है। तो जो दूसरा बन रहा है उसको A', B', C' और D' इस तरीके से मैंने नेमिंग दे दी। ABCD चल रहा है तो सेम नेमिंग इसकी भी चलेगी।
अब दोनों ये जो फिगर हैं आपको पॉलीगन नज़र आ रहे हैं, 4 इसमें साइड्स हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, तो यहाँ जितने एंगल्स होंगे वही यहाँ भी होंगे, है ना। एंगल्स सेम होते हैं बट जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाती है, साइड प्रोपोर्शनल होती है, बराबर नहीं होती। बराबर तो कॉन्ग्रेंट के केस में होता था, ठीक है, और वो वैसे भी यहाँ पे उसकी बात नहीं करनी है। तो जो साइड्स हैं उसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, बट इतना ज़रूर कह सकते हैं अगर यहाँ 105 बन रहा है तो यहाँ भी 105 बनेगा, और ये सारे एंगल गिवन है, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 70 है और ये है मेरे पास 85। तो मैं आगे रीड करता हूँ, तो ये सब कुछ केस हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद कहता है देन अ शेडो ऑफ ABCD इज कास्टेड ऑन अ टेबल, जो वही सेम बात मैंने कही, A डैश B डैश C डैश, वही सेम चीज़ जो मैंने बताई है, कास्ट हो रही है शेडो। उसके बाद कहता है कि इनका जो स्केल फैक्टर है वो है 1/2 का। अब देखो स्केल फैक्टर कैसे होगा, ओरिजिनल क्या था मेरे पास, ये था, ठीक है, ABCD, और जो डुप्लीकेट बना है या फिर इमेज बनी है एक तरीके से वो कौन है, ये है। तो ओरिजिनल अपॉन डुप्लीकेट, यानी साइड ऑफ ABCD की जो साइड है अपॉन साइड ऑफ A डैश B डैश C डैश D डैश इज इक्वल्स टू कितना है, 1/2 है। अभी तो हमने स्केल फैक्टर करके आए हैं, है ना। वहाँ पे क्या था हमारे पास, पिक वगैरह की बात करता था, यानी मॉडल या फिर पिक ऊपर है और नीचे ओरिजिनल रहता था, बट यहाँ पे हमारे पास शुरू में ये बन रहा है तो इसको 1 लेंगे, और अपॉन में ये बन रहा है तो इसको 2 लेंगे। तो साइड्स ऑफ A डैश B डैश C डैश D डैश, ये इस तरीके से स्केल फैक्टर गिवन है, काम लगने वाला है। इसके बाद जितना भी कुछ गिवन है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, AB की लेंथ, BC वगैरह सब कुछ ये गिवन है, और ये एंगल्स भी बराबर हो गए हैं। क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल A डैश। A डैश कितना होगा, 105 है ना, 105 अभी बताया, सिमिलर है, एंगल बराबर होंगे। दूसरा कहता है लेंथ ऑफ A डैश B डैश कितनी होगी, ये रही मेरे पास A डैश B डैश, इसकी लेंथ निकालो, रख देते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे रखोगे, साइड ऑफ ABCD रखो, ABCD कितना है 1.5 के रिस्पेक्ट में निकालना है, अपॉन में कितना है हमारे पास ये नहीं पता, यानी A डैश B डैश, तो इसको इधर ले भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A डैश B डैश 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3.0, या फिर सिंपल 3 कहेंगे। तो 3 जो सेंटीमीटर में आएगा हमारे पास ऑफकोर्स, ठीक है, जो स्केल फैक्टर है वो सेंटीमीटर में है, तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कहता है व्हाट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल A डैश B डैश C डैश और D डैश, इन सभी का सम कितना होगा। कोई नई बात नहीं है, क्वाड्रिलेटरल अगर बन रहा है सम 360 आएगा, सिंपल है, ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो 360 डिग्री हमारे पास आंसर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ साइड A डैश B डैश अपॉन A डैश D डैश, ये देखो A डैश B डैश अपॉन A डैश D डैश का रेशियो कितना आएगा, अभी ऊपर निकाला हुआ है ना, इसका कितना आया था, 3 आया था। अभी जो 3 मिल रहा है, मिल कैसे रहा है, देखो 1.5 का दुगना करा था तो 3 मिल रहा था, सिंपल है। 2.1 का दुगना करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2.224, तो 4.2 ये A डैश D डैश आएगा। तो ये फ़ायदा होता है स्केल फैक्टर का, ठीक है। तो डबल कर दिया, बस अब निकाल दो इनके रेशियो, क्या हो गया 3/4.2, ये पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर जाएगा, और ये 2 से गया 15, ये 2 1, ये चले जाएगा 3 5 जा, और ये 3 7 जा, तो 5:7, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो स्केल फैक्टर जिसको समझ में आ गए, क्वेश्चन बहुत आसान सी हो जाएंगे। व्हाट इज द सम ऑफ एंगल C एंड एंगल D डैश, ये रहा C डैश, ये रहा D डैश, प्लस कर दो 155 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन जितने भी थे सारे डिटेल में एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इससे बाहर आपसे नहीं पूछने वाला। तो स्केल फैक्टर की जो नॉलेज है अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।